नमस्ते प्यारे दोस्तों, ऑनलाइन अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, गए क्लास में आपने पाठ तीसरा उपहार इस पाठ का अभ्यास कुछ बहुत सारे हिस्से का अभ्यास किया हुआ है। आपने पढ़ा है कि इस पाठ ये जो पाठ है इस पाठ में किसी यानी एक कहानी पाठ है ये, और इस कहानी में या इस कहानी पाठ में किसी एक गांव का ऋत्विक नाम का लड़का रहता था और वह बहुत गरीब था। और एक दिन वह किताब मेला देखने जाने का विचार करता था और माँ से पूछता था कि मुझे किताब का मेला पुस्तक मेला देखने को जाना है। परंतु माँ ने उसे मना किया और माँ ने उसे मना करने के बाद ऋत्विक को मना करने के बाद ऋत्विक उदास होकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। और आगे कुछ टाइम के बाद वहाँ पर एक रोशनी, बहुत तेज रोशनी उसे दिखाई देती है और वहाँ उठकर वहाँ गया तो उसे वहाँ पर एक परी खड़ी दिखी। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूँ। तो इस तरह यहाँ पर परी ने उसे ऋत्विक से पूछा कि लेकिन तू यहाँ उदास क्यों बैठा हुआ है? तो इस तरह ये यहाँ पर ऋत्विक को परी यहाँ पर सवाल करती है और आगे उस तरह उन दोनों में बातचीत होती है। और आगे ऋत्विक परी से कहता है कि मुझे मेला देखना है, यानी पुस्तक मेला देखना है। तो यहाँ पर माँ ने मुझे यहाँ पर जाने को, पुस्तक मेला देखने और वहाँ पर किताबें खरीदना है। ये बात ऋत्विक परी से कहता है। उसी समय यहाँ पर यह कहकर ऋत्विक खामोश होता है, नाराज होता है। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो, तुम्हारी मदद करने ही मैं आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। तो यहाँ पर परी ऋत्विक की परीक्षा लेती है, ईमानदारी की परीक्षा लेती है। आगे चलकर इस तरह ऋत्विक की परीक्षा कौन सी है? तो आगे चलकर राहगीर के रूप में परी आगे यहाँ पर ऋत्विक की किस तरह परीक्षा लेती है? तो रास्ते में एक पोटली रखी जाती है। ऋत्विक जो कुछ दूर तक रास्ते में वहाँ जाता है, सफर करता है और वहाँ पोटली उसे मिलती है। और ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज होंगी। वह खोलना चाहता है, परंतु जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मेरा हक नहीं है। यह विचार करके वह पोटली नहीं खोलता। आगे चलकर उसकी जो परीक्षा है ली हुई, आगे चलकर यह ऋत्विक परी की इस ईमानदारी परीक्षा में पास होता है और इसलिए उसे बख्शिश के रूप में यहाँ पर उसे वह पोटली
उसको दी जाती है। और आगे देखिए, वह पोटली ऋत्विक अपनी माँ को जाकर देता है। जो पोटली कई गुना बड़ी हो जाती, उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल गई या बाहर निकल आई। पुस्तकों का वहाँ पर ढेर देखकर माँ चकित हो जाती है। माँ के पूछने पर ऋतिक ने सब कुछ बता दिया कि क्या क्या हुआ था, कि परी ने किस प्रकार से उसकी परीक्षा ली वगैरह, सब कुछ बातें यहाँ पर ऋत्विक अपने माँ से बताता है। और आगे जो आखिरी हिस्सा है इस पाठ का, उपहार इस पाठ का, वह हम अभी पढ़ने वाले हैं। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। अब देखो, ऋत्विक ने मित्रों के लिए, दोस्तों के लिए अपनी बहन कृतिका नाम की जो उसकी बहन रहती है, कृतिका की सहायता ली। तो यहाँ पर सहायता यानी मदद। कृतिका की सहायता से, कृतिका की मदद से ऋत्विक क्या करता है, मित्रों के लिए, दोस्तों के लिए पुस्तकालय खोलता है। पुस्तकालय उसने खोला। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद, जो मन को अच्छा लगे, वह पुस्तकें पढ़ने लगे। सभी भाषा के, सब प्रकार के पुस्तकें, और जो मन चाहे वह किताब लेकर पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव यानी ऋत्विक को पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगे। ऋत्विक को उसके गांव में किस प्रकार से जानने लगे, पुस्तक मित्र के नाम से। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आँख लग गई। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? तो देखो, ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया यानी लक्ष्य बना लिया, उद्दिष्ट बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। पूरा समय, पूरा वक्त वह पुस्तकों के बीच में ही रहता था। पुस्तकें पढ़ना और दोस्तों को सहायता करना। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक खुद अपने पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक को आँख लग गई। आँख लगना यानी नींद आ जाना, यानी नींद आना। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। वह सो गया और नींद में वह देखता क्या है कि पुस्तकें उससे नींद में बातें करने लगी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? इस तरह का सवाल यहाँ पर एक पुस्तक ने ऋत्विक से करा है। हमें भूल जाओगे? और आगे कहा कि हमें भूल जाओगे दोस्तों को? ऋत्विक ने कहा, नहीं। अभी यहाँ पर ऋत्विक ने किताबों को भी दोस्त बना लिया और बाकी उसके जो दोस्त थे वह भी सभी यहाँ पर पुस्तकालय में आते थे पुस्तक पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर
ऋत्विक ने कहा नहीं नहीं, जो एक किताब ने सवाल किया था कि तुम बड़े होकर हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे। तो ऋत्विक ने कहा नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। अभी यहाँ पर अपने नींद में एक सपना उसने देखा कि कोई एक पुस्तक मुझे यानी उससे कुछ पूछ रहा था कि बड़े होकर तुम हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे। तो यहाँ पर ऋत्विक जवाब देता है कि नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, तुम ही मेरे दोस्त हो। साथी यानी दोस्त, साथी यानी मित्र। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। और यहाँ पर किसी ने तो भी दरवाजे की घंटी बजाई और उसके बाद उसकी नींद उड़ गई। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। और वह जागने के बाद क्या तो सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। यानी जो अभी जो पुस्तकालय उसने खोला है उससे भी बड़ा भंडार, बहुत सारे पुस्तकें, बहुत सारी भाषाओं में के बहुत सारे पुस्तकों का ये भंडार खोलेगा। इस तरह का विचार यहाँ पर पृथ्वी करता है। दोस्तों, यहाँ पर उपहार पाठ तो समाप्त हुआ, लेकिन इसी पाठ का जो कुछ हिस्सा है वह है व्याकरण का, हिंदी व्याकरण। उस व्याकरण हिस्से का हम अभी आगे यहाँ पर अभ्यास करने वाले हैं। तो व्याकरण में पहला जो मुद्दा है वह है संज्ञा। तो यहाँ पर संज्ञा यानी मराठी में हम उसे नाम बोलते हैं। तो यहाँ पर संज्ञा जो है मुद्दा, मराठी में उसे नाम बोलते हैं। उसकी व्याख्या होती है किसी व्यक्ति, पशु पक्षी, स्थान, वस्तु और रिश्ते के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा की व्याख्या क्या है? तो किसी व्यक्ति, पशु पक्षी, स्थान, वस्तु और रिश्ते के नाम को संज्ञा कहते हैं। अभी देखो यहाँ पर 4-5 वाक्य यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला वाक्य है हम गांधी जी को बापू कहते हैं। तो इस वाक्य में हमें संज्ञा कौन सी है ये देखना है। और कौन सी संज्ञा है ये, तो देखो यहाँ पर हम गांधी जी को बापू कहते हैं। इस वाक्य में गांधी जी और बापू ये जो संज्ञा है, देखो गांधी जी नाम है और बापू भी हम नाम से ही, यानी गांधी जी को हम बापू भी कहते हैं और गांधी जी भी कहते हैं। इसलिए ये व्यक्ति है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर व्यक्ति का नाम है ये गांधी जी, बापू। दूसरा वाक्य है गाय की पीठ पर कौवा बैठा है। अभी ये जो दूसरा वाक्य है गाय की पीठ पर कौवा बैठा है, देखो हमने यहाँ पर पहला वाक्य को भी यहाँ पर रेखांकित किया है, अधोरेखित किया है। वह शब्द व्यक्ति है या व्यक्ति का नाम है। वैसे दूसरे वाक्य जो है गाय की पीठ पर कौवा बैठा है, ये देखो यहाँ पर रेखांकित किया है, अधोरेखित किया है। ये देखो गाय और कौवा, ये किसके नाम है? तो गाय है पशु का नाम और कौवा है पक्षी का नाम। और इसलिए ये
ये जो नाम है ये संज्ञा है। संज्ञा इसका अर्थ होता है नाम। तीसरा जो वाक्य है, मेज पर पुस्तक रखी है। तीसरा वाक्य, मेज पर पुस्तक रखी है। तो यहाँ पर जो अधोरेखित किया है, रेखांकित किया है, मेज और पुस्तक, तो ये चीजों के नाम है, वस्तुओं के नाम है। मेज यानी टेबल, ये वस्तु का नाम आया, और दूसरा है पुस्तक, इसलिए यहाँ पर वस्तु, ये दोनों क्या है, वस्तु। तो ये है इस वाक्य के संज्ञा प्रकार। चौथा जो वाक्य है, घर के पास ही मैदान है। इस वाक्य में घर और मैदान ये नाम आए हैं, यह संज्ञा है। तो घर और मैदान ये है ठिकान या स्थान, ये स्थान है। घर, मैदान ये क्या है, स्थान। तो हमने व्याख्या में पढ़ा है कि किसी व्यक्ति, पशु पक्षी, वस्तु, स्थान और रिश्ते के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इस तरह ये इस वाक्य में जो रेखांकित शब्द है, ये इस प्रकार के व्यक्ति, पशु पक्षी जो जो रेखांकित किया है, ये उनके नाम है। यानी ये व्यक्ति आ गए, ये पशु पक्षी, ये वस्तु और ये स्थान। और आखिरी वाला जो वाक्य है, सुरेश और सविता भाई बहन है। यहाँ पर पांचवा वाक्य में जो सुरेश और सविता ये नाम है, सुरेश नाम है, सविता नाम है, परंतु दोनों का भाई और बहन का नाता है, रिश्ता है। इसलिए देखो, रिश्ता, सुरेश और सविता भाई बहन, उनका नाता क्या है, भाई बहन का। रिश्ता क्या है, भाई बहन का। इसलिए ये दोनों का नाता यहाँ पर लिखा है रिश्ता। तो इस तरह ये संज्ञा, इस व्याख्या में इस तरह का हमें संज्ञा पहचाना है इस वाक्य में। और संज्ञा के प्रकार हम देखेंगे अभी आखिरी में। संज्ञा के प्रकार वैसे कुल 5 है, परंतु छठी कक्षा के लिए 2 ही प्रकार का हम अभ्यास करने वाले हैं। अभी जो 2 प्रकार है संज्ञा के प्रकार, कुल 5 है, परंतु छठी कक्षा में हम संज्ञा के 2 प्रकारों के बारे में ही जानकारी लेने वाले हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा है और दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर पहला जो प्रकार है जातिवाचक संज्ञा, उसकी व्याख्या देखो, जिस संज्ञा से अपने पूरे वर्ग या पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पहला जो प्रकार है जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से अपने पूरे वर्ग या पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो, उसमें आदमी, औरत यानी आदमी की जात, औरत की जात, लड़का, लड़की, गाय, घोड़ा, पुस्तक, नदी, पर्वत आदि ये जातिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। और दूसरा प्रकार जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसकी व्याख्या देखो, किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, जैसे हम बोलते हैं ना, बड़ी व्यक्ति, आदर्श व्यक्ति,
महान व्यक्ति उसमें से और प्राणी, वस्तु और स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, हमने यहाँ भी एक वाक्य पढ़ा है कि हम गांधी जी को बापू कहते हैं। आपको मालूम है कि महात्मा गांधी को हम बापू कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं। क्यों कहते हैं आप सभी को मालूम है। तो महात्मा गांधी महान व्यक्ति है, जवाहरलाल नेहरू है, ज्योतिबा फुले, इंदिरा गांधी, अभी शेरा जो कुत्ता है, चेतक घोड़ा है, मुंबई हमारी राज्य की राजधानी है, गंगा नदी महानदी है, हिमालय बड़ा पर्वत है। तो ये विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष वस्तु, विशेष स्थान होते हैं। इसलिए ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में उन्हें माना जाता है। रामायण है, तो इस तरह ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के संज्ञा में आते हैं। तो इस तरह यहाँ पर हमने इस पाठ में का जो हिस्सा है व्याकरण का संज्ञा, तो इस संज्ञा का भी हमने यहाँ पर अभ्यास पूरा किया है। अभी यहाँ पर दोस्तों कुछ अभ्यास आपको मैं देना चाहता हूँ। देखो पाठ नंबर 7 पर चित्र पहचान कर शब्द लिखो। तो यहाँ पर किताब में दिया हुआ है पाठ नंबर 7 पर। वहाँ आपको ये जो चित्र है उन चित्रों का नाम पेंसिल से लिखना है, पेन से नहीं। किससे लिखना है? पेंसिल से। और पाठ नंबर 9 पर निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कहानी से ढूंढकर बताओ। अभी ये जो कहानी पाठ है, उपहार पाठ, इस कहानी पाठ में पाठ पढ़ने के बाद आपको ध्यान में आएंगे कि ये जो शब्द है यहाँ पर पाठ नंबर 9 पर निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कहानी से ढूंढकर बताओ। यहाँ पर देखो सखा है, वृक्ष है, जननी, नयन, भगिनी। तो उनके समानार्थी शब्द इस पाठ में, यानी ये पाठ पढ़कर, कहानी पाठ पढ़कर सखा का समानार्थी शब्द क्या होता है? जैसे सखा यानी साथी, सखा यानी दोस्त, सखा यानी मित्र। परंतु यहाँ पर किताब में यानी इस पाठ में सखा का कौन सा शब्द आया है समानार्थी शब्द, वही यहाँ पर लिखना है, वो भी पेंसिल से। वृक्ष का यहाँ पर समानार्थी शब्द क्या आएगा? पेड़। परंतु ये लिखते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि पेन से नहीं लिखना है, पेंसिल से लिखना है। तो 9 नंबर का जो समानार्थी शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं, इसके सखा के, वृक्ष के, जननी के आपको पेंसिल से यहाँ पर लिखना है। और बाकी जो अभ्यास है गृह पाठ के रूप में, वो बाद में दिया जाएगा। तो यहाँ हम रुकेंगे, परंतु दिया हुआ अभ्यास आपको पूरा करना है गृह पाठ की कॉपी में, और उसका फोटो निकाल कर अपने ग्रुप पर भेजना है। धन्यवाद।